अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड इट्स मेजरिंग फैक्टर्स विद इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। हम इस लेक्चर में देखेंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होती है और कोई भी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बना रही है या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है तो वो उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को किस तरह मेजर करती है या किन मेजरिंग फैक्टर्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजर की जाती है किसी भी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। Software reliability means operational reliability. It is described as the ability of a system or component to perform its required functions under static conditions for a specific period. सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी या ऑपरेशनल लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी कंपोनेंट जो डेवलप हुआ है वो अपने तमाम फंक्शंस एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की बेस पर क्या वो सिस्टम उन्हें पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा अपने उन फंक्शंस को। Software reliability is also defined as the probability that a software system fulfills its assigned task in a given environment for a predefined number of input cases, assuming that the hardware and the input are free of error. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को डिफाइन करने का ये भी मेथड है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम या कोई भी सिस्टम जो कि आपके उसको दिए गए असाइन टास्क को पूरा कर रहा है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए और उसके लिए वो कुछ इनपुट केसेस को यूज कर रहा है और वो इनपुट केसेस वैसे ही एग्जैक्टली जैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने एक्सपेक्ट किया था कि इसको सॉफ्टवेयर को दिए जाएंगे और सॉफ्टवेयर उन इनपुट केसेस की बेस पर अपनी जो है वो आउटपुट हमें दे रहा है और हमारे टास्क को पूरा कर रहा है। और साथ हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस हार्डवेयर पे या जिस इनपुट पर ये सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है वो एरर फ्री है, यानी उसमें कोई एरर नहीं है। Software reliability is an essential connect of software quality composed with functionality, usability, performance, serviceability, capability, installability, maintainability and documentation. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से और उसकी फंक्शनैलिटी से, सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी से, परफॉर्मेंस से, सर्विसबिलिटी से, कैपेबिलिटी से, इंस्टॉलेबिलिटी से, मेंटेनेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन से। यानी इन सब चीज़ों ये सारी जो चीज़ें हैं ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा तो इट मीन्स ये तमाम चीज़ें जो है आप अचीव अपने सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज हार्ड टू अचीव बिकॉज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टर्न टू बी हाई। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अचीव करना एक मुश्किल काम है क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो कम्प्लेक्सिटी है अगर वो ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी को अचीव करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। While any system with a high degree of complexity containing software will be hard to reach a certain level of reliability, system developers tend to push complexity into the software layer with the speedy growth of system size and ease of doing so by upgrading the software. किसी भी सिस्टम में अगर कम्प्लेक्सिटी का रेट हाई है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज़ हो रहा है उस सिस्टम में तो ये मुश्किल काम है रिलायबिलिटी को अचीव करना ऐसे केस में। तो सिस्टम डेवलपर्स क्या करते हैं वो ये करते हैं कि कम्प्लेक्सिटी को सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन करके किसी तरह से और सिस्टम के साइज को ग्रो करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके हमें आसानी जो है पैदा थोड़ी बहुत हो सके। सॉफ्टवेयर फेलियर मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर फेलियर कैन बी क्लासिफाइड एज, सॉफ्टवेयर में किसी भी किस्म का अगर फेलियर आ जाता है तो उस फेलियर को हम इन पॉइंट्स की बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रांजिएंट फेलियर। These failures only occur with specific inputs. ये वो failures हैं जो कि कुछ खास inputs की वजह से अकर होते हैं, यानी ऐसे inputs जो कि जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर में failure अकर हो जाता है, error अकर हो जाता है या सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है हमें आउटपुट देने में या सही आउटपुट देने में, तो वो failures जो है उन इनपुट की बेस पर आते हैं तो उन्हें हम ट्रांजिएंट failures कहते हैं। परमानेंट फेलियर, दिस फेलियर अपीयर्स एज ऑन ऑल इनपुट्स। ये वो फेलियर है जो कि तमाम तरह की इनपुट्स पर अकर हो सकता है या अकर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इनपुट दी है सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर ने आगे से एरर दे दिया आपको, तो हो सकता है कि वो एरर कुछ इस टाइप का हो कि वो हर तरह की इनपुट पर वही एरर दे हमें। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में कोई वाकई फेलियर है जिसकी वजह से वो कोई भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
थर्ड वन इज रिकवरेबल फेलियर, सिस्टम कैन रिकवर विदाउट ऑपरेटर हेल्प। ऐसा फेलियर जो कि सिस्टम में अकर तो हो गया लेकिन सिस्टम उसको बिना ऑपरेटर की हेल्प से खुद से रिकवर कर सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें अगर एरर आ भी जाए कुछ, तो जिस तरह टाइप कास्टिंग होती है, हम वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप्स हैं उन्हें टाइप कास्ट करते हैं, और दो टाइप तरह की होती है टाइप कास्टिंग सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि टाइप कास्टिंग एक तो वो टाइप की होती है जो कि ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम या हमारा कंपाइलर जो है वो परफॉर्म कर देता है। तो उस टाइप के जो फेलियर्स हैं उन्हें रिकवरेबल फेलियर्स कहते हैं। अनरिकवरेबल फेलियर्स, सिस्टम कैन रिकवर विद ऑपरेटर हेल्प ओनली। ये वो फेलियर्स हैं, जो वो एरर्स हैं जिनको सिस्टम जो है ऑपरेटर के हेल्प के बगैर कवर नहीं कर सकते। यानी जो भी आपका प्रोग्रामर है या यूजर है जो उसे यूज कर रहा है, उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसकी हेल्प के बिना सिस्टम इस फॉल्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा। उसे हम अनरिकवरेबल फेलियर कहते हैं। नॉन करप्शन फेलियर, फेलियर डज नॉट करप्ट सिस्टम स्टेट और डाटा। ऐसा फेलियर जिसके अकर होने से सिस्टम या उसके अंदर मौजूद डाटा करप्ट ना हो, यानी उसको ठीक करके हम सिस्टम को रीयूज कर सकें। करप्टिंग फेलियर, इट डैमेज द सिस्टम डाटा और स्टेट। ऐसा फेलियर जो कि सिस्टम की स्टेट को और उसके डाटा को अपने अकर होने की वजह से मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दे, और हमें जो है वो सिस्टम जैसे ही हाथ धोना पड़ जाए, तो ऐसे को हम करप्टिंग फेलियर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर फेलियर्स मे बी ड्यू टू बग्स, ambiguities, oversights, or misinterpretation of the specification that the software is supposed to satisfy, carelessness or incompetence in writing code, inadequate testing, incorrect or unexpected usage of the software or other unforeseen problems। किसी भी सॉफ्टवेयर में फेलियर्स जो है वो उसके अंदर मौजूद एरर्स की वजह से अकर हो सकता है, या कुछ एम्बिग्यूटीज आ गई सॉफ्टवेयर में तो उस वजह से हो सकता है, कुछ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हुए आपने मिसकंसेप्शन हुआ, आपको क्लाइंट ने कुछ और बोला, आपने कुछ और जो है फीचर्स ऐड कर दिए अब आप सॉफ्टवेयर में, तो उसकी वजह से भी सॉफ्टवेयर जो है फेल हो गया क्योंकि क्लाइंट की ज़रूरत पर तो वो पूरा नहीं उतरा। तो इसी तरह से आपने कोड लिखते वक्त कुछ केयरलेसनेस दिखाई या टेस्टिंग ठीक नहीं की, कुछ सॉफ्टवेयर का यूजेज जो है वो इनकरेक्ट जो है किया, और उसकी वजह से इस किस्म की तमाम प्रॉब्लम से सॉफ्टवेयर में फेलियर अकर हो सकते हैं। अब ये आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर के फीचर्स को कंपेयर किया गया हार्डवेयर के फीचर से। यानी आप सॉफ्टवेयर हार्ड रिलायबिलिटी और हार्डवेयर रिलायबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो ये वाले कुछ 10 फीचर्स ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में मुहैया किए जाते हैं। सबसे पहला है फेलियर कॉज। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स आर प्राइमरीली डिजाइंड डिफेक्ट्स। सॉफ्टवेयर फेलियर कॉज अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो ये है कि सॉफ्टवेयर में अगर होने वाले फेलियर्स और डिफेक्ट्स जो हैं वो आमतौर पर डिजाइंड डिफेक्ट्स होते हैं। यानी आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में कुछ फॉल्ट्स जो है वो शामिल किए हैं, तो उसकी वजह से फेलियर कॉज हुआ, जबकि हार्डवेयर में ऐसा नहीं हो सकता, वो फिजिकल कॉजेज होते हैं। सेकेंड इज वियर आउट। सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव एन एनर्जी रिलेटेड वियर आउट फेज, बग्स कैन अराइज विदाउट वार्मिंग। सॉफ्टवेयर में एनर्जी रिलेटेड वियर आउट फेज नहीं है, यानी जो हमारे एरर्स हैं सॉफ्टवेयर में वो सब हमारे सिस्टम को सॉफ्टवेयर को वार्म किए बिना जो है अकर हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में एरर अकर हो गए और हमने उसे ठीक कर लिया तो वो ठीक हो गया और सॉफ्टवेयर हमारा दोबारा से रीयूज हो गया। लेकिन हार्डवेयर में ऐसे नहीं होता। हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आए तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि वो हार्डवेयर, वो जो डिवाइस है वो या तो हीट अप होना शुरू हो जाती है, या वो किसी ना किसी तरह से ख़राब हो जाती है फिजिकली। तो सॉफ्टवेयर में मौजूद एरर्स जो है ये फीचर नहीं रखते। रिपेयरेबल सिस्टम, पीरियोडिक रीस्टार्ट्स कैन हेल्प फिक्स सॉफ्टवेयर क्यूरीज। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल सॉफ्टवेयर में कोई एरर्स अगर आते हैं, जैसे लेट्स सपोज व्हाट्सएप के स्टार्ट होने में कोई एरर आ रहा है, तो अक्सर आपको मैसेज आता है जी सॉफ्टवेयर की तरफ से कि रीस्टार्ट करें अपने फ़ोन को। तो वो रीस्टार्ट करने वाला जो प्रोसेस है उससे सॉफ्टवेयर के अक्सर जो है एरर्स फिक्स हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं।
तो सॉफ्टवेयर में ये भी जो है एक फीचर होता है कि रिपेयरेबल सिस्टम होता है। टाइम डिपेंडेंसी एंड लाइफ साइकिल। डू सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी इज नॉट अ पर्पज ऑफ ऑपरेशनल टाइम। सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को अचीव करना ये एक ऑपरेशनल टाइम नहीं होता, यानी आप ऑब्वियसली काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें टाइम भी लग रहा है, लेकिन वो ऑपरेशनल टाइम नहीं है। वो एक्चुअली आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान ही अगर आप वो सारी चीज़ें अचीव करते जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी रिलायबल भी ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सेप्ट इट मे अफेक्ट प्रोग्राम इनपुट्स। आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पर उस एरर का कोई फ़र्क या इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो प्रोग्राम की इनपुट्स पर इफ़ेक्ट कर सकता है। यानी ऐसा एरर हो सकता है अगर जो कि जिसकी वजह से हमें इनपुट्स देते हुए जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो पूरी करनी पड़े, लेकिन उसका पूरे ओवरऑल सॉफ्टवेयर पे इफ़ेक्ट नहीं होता। रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन। Software reliability cannot be predicted from any physical basis since it depends entirely on human factors in design. सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाले जो भी रिलायबिलिटी के पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं उन्हें हम हार्डवेयर की तरह किसी फिजिकल बेसिस पर नहीं देख सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर इजंट फिजिकल। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है ह्यूमन फैक्टर्स पे कि ह्यूमन जब उसे डिज़ाइन कर रहा है तो वो किन फैक्टर्स को सिलेक्ट कर रहा है। रिडंडेंसी इट कैन नॉट इम्प्रूव सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इफ आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स आर यूज्ड। अगर आपके सॉफ्टवेयर में एक जैसे मिलते जुलते एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स शामिल हैं जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर रिलायबल जो है नहीं है या उसकी रिलायबिलिटी इतनी बेटर नहीं है। ऑब्वियसली आपने एक फीचर ऐड किया और वो फीचर 3-4 दफ़ा ऐड कर दिए, सॉफ्टवेयर में बकायदा शो हो रहा है कि ये फीचर आप 3-4 जगहों से एक्सेस कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि आपने एक ही फीचर रिपीट किया हुआ बार बार, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। इंटरफेसेस सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस आर merely conceptual other than visual। सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेसेस होते हैं, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, हम उसे टच नहीं कर सकते, तो इसी तरह से उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी जो इसके इंटरफेस है वो कंसेप्चुअल होते हैं, वो विजुअल नहीं होते। फेलियर रेट मोटिवेटर्स इट इज़ जनरली नॉट प्रिडिक्टेबल फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सेपरेट स्टेटमेंट्स। आमतौर पर सॉफ्टवेयर में अकर होने वाला जो फेलियर है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सेपरेट स्टेटमेंट्स के ज़रिए। यानी आपने जो भी स्टेटमेंट्स या इनपुट्स यूज़ किए हैं उसमें ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा, आप उन्हें अलग अलग देखकर अपने फॉल्ट का जो है वो रेट फाइंड नहीं कर सकते। बिल्ड विद स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स well understood and extensively tested standard element with high improved maintainability and reliability, but in the software industry we have not observed this trend. Code reuse has been around for some time, but to a minimal extent. There are no standard elements for software except for some standardized logic structures. सॉफ्टवेयर को जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स के जरिए बिल्ड किया गया होता है। सॉफ्टवेयर के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह हार्डवेयर के होते हैं, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो वेल अंडरस्टूड होते हैं और उन्हें जो है एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाता है हर कंपोनेंट को, ताकि सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर नहीं कंसिडर होता। कोड रीयूज हैज़ बीन अराउंड फॉर सम टाइम। कोड को रीयूज करना ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक एक पर्टिकुलर कोड बार बार यूज करना वो भी एफिशिएंट नहीं समझा जाता। कोड आप अगर यूज करना भी चाह रहे हैं बार बार, तो कुछ इस तरह से करें कि आपको जो है वो बार बार लिखना या बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े,
कुछ ऐसा उसका सोल्यूशन निकालें कि उसको बार बार यूज करने से अवॉइड किया जा सके। आगे है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट टेक्निक्स। Measuring software reliability is a severe problem because we don't have a good understanding of the nature of software. It is difficult to find a suitable method to measure software reliability, and most of the aspects connect to software reliability. Even the software estimates have no uniform definition. If we cannot measure the reliability directly, something can be measured that reflects the features related to reliability. सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को मेजर करना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इजी टू डू नहीं है, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर की नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं अगर है तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अचीव करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होगा। तो हमारे लिए कुछ ऐसे मेथड्स फाइंड करना जो कि रिलायबिलिटी के लिए सूटेबल हो, वो मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। और अगर हम रिलायबिलिटी को मेजर नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें कुछ और ऐसे मेजरिंग फैक्टर्स देखने चाहिए जो कि रिलायबिलिटी के फीचर से रिलेट करते हों, जिससे हम ये चेक कर सकें कि रिलायबल भी सॉफ्टवेयर है या नहीं। द करंट मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज एज शोन इन द फिगर। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी टेक्निक जो है वो जनरली 4 तरह की होती हैं, जो कि आपको फिगर में भी शो किया गया है। हम बारी बारी इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है जी प्रोडक्ट मैट्रिक्स। Product metrics are those which are used to build the artifacts, that is, requirement, specification documents, system design documents, etc. प्रोडक्ट मैट्रिसेस वो होते हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि हम अपने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। These metrics help in the assessment if the product is right sufficient through records on attributes like usability, reliability, maintainability and portability. अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे और सही बनाए हुए हैं, इनमें तमाम चीज़ें कंसिडर की गई हैं आपकी तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूजेबल, रिलायबल, मेंटेनेबल और पोर्टेबल भी लाजमी होगा। सेकेंड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स डिफाइन प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एग्जीक्यूशन को डिफाइन करते हैं एक्चुअली। इफ देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द प्रोग्रामर देन दिस हेल्प अस टू अचीव बेटर प्रोडक्ट्स। अगर प्रोग्रामर जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज अच्छी तरह से कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट भी बेटर होगी एज कम्पेयर टू के वो प्रोडक्ट को मैनेज नहीं कर रहा, उसे मैनेजमेंट ही नहीं हो रही ठीक से, तो वो कोडिंग क्या ठीक करेगा, तो फाइनल आउटपुट भी हमें उतनी इफेक्टिव नहीं मिलेगी। A relationship exists between the development process and the ability to complete projects on time and within the desired quality objectives. एक रिलेशनशिप कहता है एग्जिस्ट करता है किसके बीच? डेवलपमेंट प्रोसेस में और एबिलिटी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करना और जितने प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें भी अचीव कर लेना, और इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। यानी आपको ये तो पता है कि आपने बनाना क्या है, लेकिन आपका डेवलपमेंट प्रोसेस अगर ठीक नहीं है तो इट मीन्स आपकी उन दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन रहा और फाइनल आउटपुट आपको एफिशिएंट नहीं मिलेगी। कॉस्ट इंक्रीज व्हेन डेवलपर्स यूज इनएडिक्वेट मेथड्स। जब आप उसको डेवलपमेंट के मेथड्स ही इनएडिक्वेट सिलेक्ट करेंगे और आपको खुद को जो है नहीं मालूम कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, आप तरह तरह के मेथड्स लगा के चेक कर रहे हैं कि जिस पे मुझे आउटपुट से मिलेगी मैं वो कर लेता हूँ, तो इससे क्या है कि आप कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं प्रोजेक्ट की और टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि इफेक्टिव नहीं है। हायर रिलायबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ बेटर डेवलपमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। रिलायबिलिटी का रेट अगर हाई आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपना डेवलपमेंट प्रोसेस बेटर करना पड़ेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को बेटर करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को बेटर करना पड़ेगा। और ये मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जैसे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तादाद अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप एक ऐसा मेथड यूज़ करें जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्टाफिंग पैटर्न ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के किस कंपोनेंट को किस डेवलपर से डेवलप करवाना है, ये भी एक मैट्रिक हो सकता है। कॉस्ट एंड शेड्यूल एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड वन इज प्रोसेस मैट्रिक्स।
Process metrics quantify useful attributes of the software development process and its environment. They tell if the process is functioning optimally. Use as their report on characteristics like cycle time or recover time. प्रोसेस मैट्रिक्स कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिनमें एट्रीब्यूट्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के और उसके एनवायरनमेंट के, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस किन एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड करता है, ये प्रोसेस मैट्रिक्स में आता है, यानी पूरा प्रोसेस आपका किन खसूसियात का हामिल है। फिर इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आपका प्रोसेस है पूरा वो क्या सही तरीके से फंक्शन कर रहा है जैसा उसको होना चाहिए, यानी उसका साइकिल टाइम और उसका रीवर्क टाइम एग्जैक्ट है या नहीं। द गोल ऑफ प्रोसेस मैट्रिक इज टू डू द राइट जॉब ऑन द फर्स्ट टाइम थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस मैट्रिक का जो गोल है वो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा प्रोसेस चले और आपकी जो है फाइनल प्रोडक्ट भी सही हो और अच्छी हो और जैसी आप चाहते हैं वैसी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेथड एक फॉलो कर लिया एंड पे सही जो है रिजल्ट हमें नहीं मिला तो दोबारा से शुरू कर लिया। नो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सही काम करना है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस कैसा होगा ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बता देती है। अगर क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा बन गया, तो इसका मतलब प्रोसेस भी अच्छा था। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनमें कि अगर प्रोसेस अच्छा है तो क्वालिटी भी प्रोडक्ट की डेफिनेटली अच्छी होगी। सो प्रोसेस मैट्रिक्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट, मॉनिटर एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसलिए हम प्रोसेस मैट्रिक्स को सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है और रिलायबिलिटी इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Process metrics describe the effectiveness and quality of the processes that produce the software product. तो इससे जो है हमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे प्रोसेस की क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस मालूम हो जाएगी, डिस्क्राइब हो जाएगी, जिसकी नतीजे में हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिलेगा वो भी उतना ही ज़्यादा क्वालिटी बेस अच्छा होगा और इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, द एफर्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस, टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, effectiveness of defect removal during development, number of defects found during testing, maturity of the process। ये एग्जांपल्स हैं कुछ के प्रोसेस मैट्रिसेस की। जैसे आपने एक प्रोसेस जो है वो किया, उस प्रोसेस में एफर्ट कितनी लगाई है, आपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में टाइम कितना लिया है, ठीक है, और अगर आपका कोई डिफेक्ट्स अगर हुए हैं तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने में आपने कितना टाइम लिया और कितनी क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, और आपको टेस्टिंग के दौरान डिफेक्ट्स कितने मिले हैं। अगर आपने कोडिंग ही सही की होगी, अच्छी की होगी, तो आपको ऑब्वियसली डिफेक्ट्स भी कम मिलेंगे। अगर वही सही नहीं है, आपने डेवलपमेंट के दौरान ही ध्यान नहीं दिया कि ये सोच लिया कि चलो जब फॉल्ट आएंगे, एरर अगर होंगे एंड पे टेस्टिंग के दौरान तब देख लेंगे, तो वो तो फिर टाइम वेस्ट है। अगर आप साथ साथ ही उसे कंसिडर कर रहे हैं और साथ साथ ही उसे सही करते जा रहे हैं एरर्स को, डिफेक्ट्स को, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट भी बेटर होने के चांसेस हैं। और लास्टली आपका प्रोसेस जो है वो कितना मेच्योर था। एक मेच्योर प्रोसेस ऑब्वियसली पता लगता है कि प्रोडक्ट अगर बनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी बनी है तो इट मीन्स एक मेच्योरिटी के साथ जो है काम किया गया। फोर्थ वन इज फॉल्ट एंड फेलियर मैट्रिक्स। A fault is a defect in a program which appears when the programmer makes an error and causes failure when executed under particular conditions. These matrices are used to determine the failure-free execution software. फॉल्ट्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम में वो डिफेक्ट्स जो कि किसी प्रोग्रामर के एरर क्रिएट करने की वजह से अकर हों और उसकी नतीजे में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाए, यानी सॉफ्टवेयर में फेलियर आ जाए और जब आप उसे एग्जीक्यूट करें, तो ये होते हैं फॉल्ट। तो ये वो मैट्रिक्स हैं जो हम फॉल्ट एंड फेलियर मैट्रिक्स जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फेलियर फ्री एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर डिटरमिन करने के लिए, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी एग्जीक्यूशन फेलियर फ्री हो। ये मैट्रिक्स इन चीज़ों के लिए होते हैं। To achieve this objective, a number of faults found during testing and the failures are or other problems which are reported by the user after delivery are collected, summarized and analyzed। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम जितने भी फॉल्ट्स अकर हुए टेस्टिंग के दौरान हम वो चेक करते हैं, और फेलियर्स या प्रॉब्लम्स जो भी अकर हुए प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद कस्टमर ने हमें बताया जी कि ये एरर था इसमें, आपका प्रोडक्ट में ये फेलियर आ रहा है,
हमने उन सबको कलेक्ट कर लिया, समराइज कर लिया और एनालाइज कर लिया। फेलियर मैट्रिक्स आर बेस्ड अपॉन कस्टमर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉल्ट्स फाउंड आफ्टर रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिलीज करने के बाद अगर उस सॉफ्टवेयर में कस्टमर को कोई एरर आ रहा है या कोई फॉल्ट अगर हो रहा है तो कस्टमर आपको ऑब्वियसली रिव्यू देता है कि ये भैया आपने प्रोडक्ट रिलीज किया था, इसमें ये जो है मसाइल है। तो ये हमें कस्टमर के थ्रू ही पता चलता है। द फेलियर डाटा कलेक्टेड इज देयर फॉर यूज टू कैलकुलेट फेलियर डेंसिटी। तो वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया फेलियर का, हम उससे फेलियर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स कहते हैं, MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, और अदर पैरामीटर्स टू मेजर और प्रेडिक्ट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। और इसके अलावा इसी तरह से कुछ और भी फैक्टर्स हम मेजर कर सकते हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे। रिलायबिलिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? रिलायबिलिटी मैट्रिक्स आर यूज्ड टू क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। हमारे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए रिलायबिलिटी मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। द ऑप्शन ऑफ विच मैट्रिक इज टू बी यूज्ड or depends upon the type of system to which it applies and the requirements of the application domain। आप ये जो आपके सामने डायग्राम शो हुई है इसके अंदर ये सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं, 6 हैं। इन 6 में से कौन सा आपने सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आपने किस सिस्टम पर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है अप्लाई किया हुआ है और उसके लिए रिलायबिलिटी मैट्रिक क्या यूज होगा। सबसे पहला इसमें मीन टाइम टू फेलर। Mean time to failure is described as a time interval between the two successive failures। Mean time to failure को हम डिस्क्राइब करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो टाइम इंटरवल जो कि दो सक्सेसिव फेलियर्स के बीच अगर होता है। एंड mean time to failure of 200 mean that one failure can be expected each 200 time units। The time units are entirely depend on the system and it can even be stated in the number of transactions। MTTF को मेजर करने के लिए एक एग्जांपल उससे छोटी सी ली है। लेट्स 200 यानी MTTF की वैल्यू अगर 200 है तो इसका मतलब ये होगा कि हर 200 यूनिट्स के बाद एक फेलर जो है अगर हो सकता है। और टाइम यूनिट्स ये क्या होते हैं? इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम एंड इट कैन इवन बी स्टेटेड इन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी आपने सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस या कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स चेक किए हैं और हो सकता है कि हर 200 टाइम यूनिट के बाद जो है एक MTF अगर हो, तो इसका मतलब ये है कि MTTF की वैल्यू 200 है। MTTF इज कंसिस्टेंट फॉर सिस्टम्स विद लार्ज ट्रांजैक्शंस। उन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो जिनकी ट्रांजैक्शंस लार्ज होती हैं उनके लिए MTTF की वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। For example, it is suitable for computer-aided design systems where a designer will work on design for several hours as well as for word processor systems। Let's suppose एक ये सूटेबल रहेगा MTTF फाइंड करना, या यानी आप ये वाला मैट्रिक कहाँ पर अप्लाई करेंगे? लेट्स सपोज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम पर, जहाँ पर एक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन पर काम करता है कई घंटे लगाकर, वहाँ पर ये सूटेबल है। इसी तरह से वर्ड प्रोसेसर सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें कई घंटे लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये MTTF जो है वो सूटेबल रहेगा। टू मेजर MTTF वी कैन एविडेंस द फेलियर डाटा फॉर n फेलियर्स। n कोई भी वैल्यू इंटीजर है, हम n नंबर ऑफ फेलियर्स को जो है एविडेंस लेते हैं उनका। लेट द फेलियर्स अपीयर एट द टाइम इंस्टेंस T1 T2 एंड सो ऑन टू Tn। लेट्स सपोज वो जो फेलियर्स हमने मेजर किए या देखे वो टाइम T1 टाइम T2 सो ऑन टू टाइम Tn जितने भी हैं उन पर अकर हुए। तो MTTF कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला है उसका, समेशन n I इज इक्वल टू 1 to n and ti plus 1 minus ti over n minus 1। सेकेंड मैट्रिक है जी मीन टाइम टू रिपेयर। वंस फेलियर अकर्स सम टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द एरर। एक दफ़ा कोई फेलियर अगर अकर हो जाए तो आपको उसे फिक्स करने के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। MTTR measures the average time it takes to track the errors causing the failure and to fix them। MTTR यही एवरेज टाइम को मेजर करता है कि आपने एरर फाइंड किया या फाइंड हुआ, उसे ट्रैक किया और उसकी वजह फाइंड की, कॉज फाइंड किया और उसे फिक्स करने में टाइम जो एवरेज टाइम लगा ये MTTR फाइंड करता है। थर्ड वन इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर। वी कैन मर्ज MTTF एंड MTTR मैट्रिक्स टू गेट द MTBF मैट्रिक। यानी जो पीछे हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 1 मीन टाइम टू फेलियर और सेकंड वन मीन टाइम टू रिपेयर,
इन दोनों को कंबाइन करके हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर फाइंड कर सकते हैं, यानी दोनों को ऐड कर दें और आपको मीन टाइम बिटवीन फेलियर मिल जाएगा। Thus, an MTBF of 300 denoted that once the failure appears, the next failure is expected to appear only after 300 hours. अगर MTBF की वैल्यू 300 आती है तो इसका मतलब ये है कि हर 300 घंटे के बाद एक्सपेक्टेड है कि फेलियर अकर हो। इन दिस मेथड यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो 300 घंटे इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद कहीं जाकर उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, तो ये उसकी रिलायबिलिटी है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका सिस्टम रिलायबल होगा। इन दिस मेथड द टाइम मेजरमेंट्स आर रियल टाइम एंड नॉट द एग्जीक्यूशन टाइम एज इन MTTF। ये जो मेथड है MTBR, इसमें रियल टाइम की हम बात करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम की नहीं। पॉइंट नंबर 4, चौथा मैट्रिक है रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर। इट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स अपीयरिंग इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितने तादाद में फेलियर्स अकर हो रहे हैं, ये इस चीज़ को डिटरमिन करता है। द नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑपरेशन। इसी तरह से एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑपरेशन पे कितने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर हुए, जिन्हें हम एरर्स कहते हैं ऑब्वियसली सिंपल लैंग्वेज में। तो rate of occurrence of failure is the frequency of occurrence with which unexpected role is likely to appear। तो ये एक्चुअली क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है उस किसकी अकर होने की, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की अकर होने की, यानी कि फेलियर्स की अकर होने की। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0.02 है तो इसका मतलब ये होगा कि डेट 2 फेलियर्स आर लाइकली टू अकर इन ईच 100 ऑपरेशनल टाइम यूनिट स्टेप्स। हर 100 ऑपरेशनल टाइम यूनिट स्टेप्स के बाद चांसेस हैं कि 2 फेलियर्स अकर हो सकें। इसका मतलब ये है कि आर ओ सी ओ एफ की वैल्यू 0.02 है। तो ये जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा जो है हमारा सिस्टम एफिशिएंट होगा, रिलायबल होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेलियर इंटेंसिटी मैट्रिक। इसे फेलियर इंटेंसिटी मैट्रिक भी हम कहते हैं। नंबर 5 पे है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। Probability of failure on demand is described as the probability that the system will fail when a service is requested। सिस्टम से किसी सर्विस की रिक्वेस्ट की गई और सिस्टम जो है फेल हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड ये होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर सर्विस के पर्टिकुलर डिमांड पर सिस्टम जो है वो फेलियर शो कर रहा है, बाकी तमाम इनपुट्स पर वो सही चल रहा है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर वो नहीं चल रहा। इट इज़ अ नंबर ऑफ सिस्टम डेफिशिएंसी गिवन सेवरल सिस्टम्स इनपुट्स। POFOD is the possibility that the system will fail when a service request is made। A POFOD of 0.1 means that 1 out of 10 service request may fail। यानी आप वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 10 सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम से, तो उन 10 में से चांसेस हैं कि कोई एक जो है फेलियर, किसी एक की वजह से फेलियर हो सके, तो POFOD की वैल्यू ये 0.1 होगी। POFOD is an essential measure for safety critical systems। POFOD जो है वो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए एफिशिएंट जो है कंसिडर होती है, या जहाँ पर आपने सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स बनाने हैं, जहाँ पर सेफ्टी आपको ज़्यादा चाहिए और क्रिटिकल जो है वो सिचुएशंस अगर होती हैं, वहाँ पर ये आप ये वाला मैट्रिक यूज़ कर सकते हैं। POFOD इज रेलिवेंट फॉर प्रोटेक्शन सिस्टम्स वेयर सर्विसेज आर डिमांडेड ओकेजनली। ये वहाँ ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा जहाँ पे ओकेजनली सर्विसेज डिमांड की जाती है, ओकेजनली यानी जब आपको ज़रूरत है तब आपने सिस्टम से कुछ रिक्वेस्ट की, अदरवाइज सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा। तो जब आपको पर्टिकुलर ओकेजन पे ज़रूरत है तब ये मैट्रिक अगर हम लगाएंगे तो हमें ये बता सकता है कि कितने चांसेस के बाद जो है इतने जो है एरर्स अकर होंगे। नंबर 6 है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर यूज एट अ गिवन टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पे सिस्टम इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, ये अवेलेबिलिटी मेजर करता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिपेयर टाइम एंड द रीस्टार्ट टाइम फॉर द सिस्टम। सिस्टम का रिपेयर टाइम और रीस्टार्ट टाइम, इन दोनों को के कम्बिनेशन से जो है ये काम करता है। एन अवेलेबिलिटी ऑफ 0.995 मीन्स दैट in every 1000 time units the system is feasible to be available for 995 of these। अगर अवेलेबिलिटी की वैल्यू 0.995 आती है आपकी, यानी ये फैक्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 0.995 आती है तो इसका मतलब ये है कि 1000 टाइम यूनिट्स के बाद जाकर कहीं ये चांसेस हैं कि आपका सिस्टम जो है 995 टाइम्स अवेलेबल होगा और वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। The percentage of time that a system is applicable for use, taking into account planned and unplanned downtime। If a system is down an average of 4 hours out of 100 hours of operation, its avail is 96%। अगर आपका सिस्टम डाउन जा रहा है और एवरेजली 4 घंटे शो हो रहे हैं, यानी 100 घंटों में से 4 घंटे सिस्टम डाउन रहता है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी 96% है।
आगे है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फॉर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स भी होते हैं कुछ। द मैट्रिक्स आर यूज्ड टू improve the reliability of the system by identifying the areas of requirements. These are three: requirement reliability matrix, design and code reliability matrix, and testing reliability matrix. ये वो मैट्रिक्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, रिक्वायरमेंट्स रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। रिक्वायरमेंट्स डिनोट व्हाट फीचर द सॉफ्टवेयर मस्ट इंक्लूड। रिक्वायरमेंट्स हम शुरू में कोर्स के देख चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद फीचर्स को डिनोट करती हैं। इट स्पेसिफाइज द फंक्शनैलिटी दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन द सॉफ्टवेयर। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स मालूम है तो इसका मतलब आपको ये भी मालूम है कि सॉफ्टवेयर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। The requirements must be written such that there is no misconception between the developer and the client. स्टार्ट में डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टार्ट में वेरी फर्स्ट काम ही ये है, रिक्वायरमेंट्स इस तरह से लिखी जाए, इस ऐसे एफिशिएंट वे से लिखी जाए कि आप डेवलपर और क्लाइंट के बीच में कोई मिसकंसेप्शन ना रह जाए। यानी ऐसा ना हो कि क्लाइंट कुछ और समझ रहा हो, आपने एक्चुअली कुछ और समझाना चाहा हो, और मिसकंसेप्शन की वजह से फाइनल आउटपुट जब मिली तो क्लाइंट को वो पसंद नहीं आई, क्योंकि क्लाइंट जो है वो कुछ और समझ रहा था। The requirements must include valid structure to avoid the loss of valuable data. कुछ requirements में ऐसा valid structure होना चाहिए कि valuable data loss ना हो सके. The requirements should be and thorough and in a detailed manner so that it is simple for the design stage. इतने डिटेल और thoroughly जो है रिक्वायरमेंट लिखी जानी चाहिए ताकि जब आप डिजाइनिंग वाले फेज में पहुंचे तो आपके लिए डिजाइन करना आसान हो। ऐसा ना हो कि आपने रिक्वायरमेंट्स दो थी, लिखी एक है, और ये कहा जी कि दूसरी भी इससे मिलती जुलती है, जब मैं बनाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं ये करूंगा। तो अब हो सकता है तब आपको याद ना आए, तो वो रिक्वायरमेंट तो रह गई फिर। द रिक्वायरमेंट शुड नॉट इंक्लूड inadequate data. Requirement reliability matrix calculates the above said quality factors of the required document. दूसरा है डिजाइन एंड कोड रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। द क्वालिटी मेथड्स दैट एग्जिस्ट इन डिजाइन एंड कोडिंग प्लान आर कम्प्लेक्सिटी, साइज एंड मॉड्यूलरिटी। वो क्वालिटी मेथड्स जो कि डिजाइन और कोडिंग प्लान में एग्जिस्ट करते हैं वो है उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसका साइज और उसकी मॉड्यूलरिटी। कम्प्लेक्स मॉड्यूल्स आर टफ टू अंडरस्टैंड एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बग्स। जो मॉड्यूल्स कम्प्लेक्स होंगे वो उन्हें अंडरस्टैंड करना भी उतना टफ होगा, और इसीलिए हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पार्ट में बग्स ज़्यादा कर हों, एरर्स ज़्यादा कर हों। The reliability will reduce if modules have a combination of high complexity and large size or high complexity and small size. Reliability आपकी कम हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी अगर किसी मॉड्यूल में complexity हाई है और उसका साइज भी हाई है, या complexity हाई है और साइज कम है। These metrics are also available to object-oriented code, but in this additional metrics are required to evaluate the quality. Number 3, testing reliability metrics. दो तरीके हैं रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के इस मेथड के जरिए। पहला है कि इट प्रोवाइड्स दैट द सिस्टम इज इक्विप्ड विद द टास्क दैट आर स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में जो फीचर्स और टास्क स्पेसिफाई किए गए थे सिस्टम उन सबको मीट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द बग्स ड्यू टू द लैक ऑफ फंक्शनैलिटी रिड्यूसेस। तो इसकी वजह से अगर आपने वो रिक्वायरमेंट्स वाले सारे फीचर्स ऐड कर लिए हैं तो उसका मतलब ये है कि फंक्शनैलिटी में फंक्शनैलिटी के कम होने के चांसेस कम है, यानी फंक्शनैलिटी भी सिस्टम की अच्छी होगी अगर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं। सेकेंड मेथड इज कैलकुलेटिंग द कोड, फाइंडिंग द बग्स एंड फिक्सिंग देम। कि आप कोड कैलकुलेट करें, उसमें से एरर्स ढूंढें और उन्हें फिक्स करें। टू इंश्योर दैट द सिस्टम इंक्लूड्स द फंक्शनैलिटी specified test plans are written that include multiple test cases. Each test method is based on one system state and tests some tasks that are based on an associated set of requirements. The goal of an effective verification program is to ensure that each element is tested. The implication being that if the system passes the test, the requirement functionality is contained in the delivered system. सिस्टम जो आपने डिलीवर्ड किया उसकी टेस्टिंग करें अच्छी तरह से, और क्या आपका सिस्टम जो है वो उस टेस्ट में पास हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फंक्शनैलिटी सारी जो है वो पूरी कर रहा है, तो जो है रिलायबिलिटी अच्छी है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस, लास्ट है टॉपिक। सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस इज द एबिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम अ फॉल्ट।
that is happening or has already happened in either the software or hardware in the system in which the software is running to provide service by the specification. सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस किसी भी सॉफ्टवेयर की वो एबिलिटी है टू डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम अ फॉल्ट। एक फॉल्ट अकर हुआ, उसने उसे डिटेक्ट किया और उससे डिटेक्ट करके उससे रिकवर होने में जो टाइम लग गया, और इस प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिस भी हार्डवेयर सिस्टम पे चल रहा है स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये उस पर जो है अप्लाई होता है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस इज अ नेसेसरी कंपोनेंट टू कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हाईली अवेलेबल एंड रिलायबल कंप्यूटिंग सिस्टम्स फ्रॉम एम्बेडेड सिस्टम्स टू डाटा वेयर हाउस सिस्टम्स। ये एक नेसेसरी कंपोनेंट है किस काम के लिए? एक रिलायबल और अवेलेबल सिस्टम जो है वो क्रिएट करने के लिए। To adequately understand software fault tolerance, it is important to understand the nature of the problem that software fault tolerance is supposed to solve. आप जिस टाइप का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवाना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पर जो है ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस जो है काम करता है। यानी अगर आपको ये समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस वो काम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है कि और किस तरह से करने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉल्ट सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस की भी समझ आ जाएगी। सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स आर ऑल डिज़ाइन फॉल्ट्स। सॉफ्टवेयर में कोई भी फॉल्ट होता है तो वो उसके डिज़ाइन की वजह से ही होता है। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट। The source of the problem, being solely designed faults, is very different than almost any other system in which fault tolerance is the desired property. तीन टेक्निक्स हैं: रिकवरी ब्लॉक, एंड वर्जन सॉफ्टवेयर एंड रिकवरी ब्लॉक। इस मेथड में ये एक सिंपल टेक्निक है जो कि रैंडल ने डेवलप की थी। द रिकवरी ब्लॉक ऑपरेट्स विद एन एडजुडिकेटर which confirms the results of various implementation of the same algorithm. आपने एक एल्गोरिथम अप्लाई किया सॉफ्टवेयर पे, उस एल्गोरिथम के कुछ वेरियस रिजल्ट्स आते हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स आपने जो है फाइंड आउट किए, उन रिजल्ट्स को कंफर्म जो है वो ये रिकवरी ब्लॉक ऑपरेटर जो है वो करता है। इन अ सिस्टम विद रिकवरी ब्लॉक्स, ऐसा सिस्टम जिसमें रिकवरी ब्लॉक्स हों, द सिस्टम व्यू इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉल्ट रिकवरेबल ब्लॉक्स। ऐसे सिस्टम को ब्रेक डाउन किया जाता है फॉल्ट रिकवरेबल ब्लॉक्स में, यानी फॉल्ट अगर हो गया तो इतने पार्ट्स में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। द एंटायर सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ दीज फॉल्ट टॉलरेंट ब्लॉक्स। तो पूरा सिस्टम इसी तरह से बनाया जाता है कि हर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग फॉल्ट जो है वो डिटेक्ट हो सकें। Each block contains at least a primary, secondary and exceptional case code along with an adjudicator. हर ब्लॉक में, हर पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेप्शनल जो है केस के कोड होते हैं कि अगर इस तरह का फॉल्ट अगर होगा तो ये चलेगा, अगर ये अगर हो गया तो ये वाला चल जाए। तो इसके साथ एडजुडिकेटर भी होता है। वो क्या होता है? इज अ कंपोनेंट विच डिटरमिन्स द करेक्टनेस ऑफ वेरियस ब्लॉक्स टू ट्राई। एडजुडिकेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ये डिटरमिन करता है कि किसी भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स को जिस दफ़ा आप ट्राई कर रहे हैं उसकी करेक्टनेस क्या होगी, यानी कितने टाइम्स जो है आपने पर्टिकुलर कोड को जो है वो एग्जीक्यूट किया और वो करेक्ट भी साबित हुआ। The adjudicator should be kept somewhat simple to maintain execution speed and aid in correctness. तो ये कंपोनेंट जो है adjudicator ऐसा होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूशन की स्पीड को भी मेंटेन रखे और उसमें करेक्टनेस में भी हेल्प करे। Upon first entering a unit, the adjudicator first executes the primary alternate. किसी भी सिस्टम को जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं या चलाते हैं तो एडजुडिकेटर जो है वो प्राइमरी जो है वो अल्टरनेट को एग्जीक्यूट करता है। देयर में बी एन अल्टरनेट्स इन अ यूनिट विद विच द एडजुडिकेटर में ट्राई। इसको आप सिंपली समझ इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स इफ कंडीशन के एक पार्ट नहीं चला दूसरी कंडीशन चला लें, दूसरी नहीं चली तीसरी चला लें, इस तरह से। If the adjudicator determines that the fundamental block failed, it then tries to roll back the state of the system and tries the secondary alternate. अगर adjudicator को primary में fault मिल गया तो वो try करेगा कि वो secondary को चलाए। और if the adjudicator does not accept the result of any of the alternates, और अगर उसको किसी भी condition पर जो है वो पूरा नहीं उतर पा रहा तो यानी fault अगर हो ही रहा है, it then invokes the exception handler, which then indicates that the fact that the software could not perform the requested operation. जब कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तब आपको एक फेलियर अकर हो जाता है और एडजुडिकेटर एक
फेलियर एरर जनरेट कर देता है कि जो रिक्वेस्ट आपने की है जिस ऑपरेशन की वो सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी सिस्टम में वो फीचर ही नहीं है। द रिकवरी ब्लॉक टेक्निक इंक्रीजेस the pressure on the specification to be specific enough to create various multiple alternatives that are functionally the same. This problem is further discussed in the context of the end version software method. रिकवरी ब्लॉक टेक्निक जो है वो इंक्रीज करती है क्या, द प्रेशर ऑन द स्पेसिफिकेशन टू बी स्पेसिफिक इनफ टू क्रिएट वेरियस मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। अगर वो अल्टरनेटिव जो आप इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन आपने पूरी नहीं लगाई हुई तो टेक्निक में तब भी मसला है, तब आपकी टेक्निक ही सही नहीं लग रही। वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि हर लिहाज की, हर पॉइंट की, हर एंगल की कंडीशन उसमें मौजूद है या नहीं। अगर सारी मौजूद है उसके बावजूद भी नहीं आउटपुट आ रही या कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो सकता जो आप उससे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन में ही कमियां हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन, आपका कोड ही पूरा नहीं है, आपका फीचर ही पूरा नहीं है, इस वजह से एरर अकर हो रहा है। इस प्रॉब्लम को एन वर्जन सॉफ्टवेयर मेथड जो हम अब पढ़ने लगे इसमें एक्सप्लेन किया गया। द एन वर्जन सॉफ्टवेयर मेथड्स अटेम्प्ट टू पैरेलल द ट्रेडिशनल हार्डवेयर फॉल्ट टॉलरेंस कंसेप्ट ऑफ एन वे रिडंडेंट हार्डवेयर। जो आमतौर पर ट्रेडिशनल हार्डवेयर फॉल्ट अकर होते हैं ये उनको जो है कंसिडर करता है। इन एन एन वर्जन सॉफ्टवेयर सिस्टम एवरी मॉड्यूल इज डन विद अप टू एन डिफरेंट मेथड्स। इस मॉड्यूल, इस सिस्टम में हर मॉड्यूल को एन डिफरेंट मेथड से जो है वो क्रिएट किया जाता है। ईच वेरिएंट accomplishes द सेम फंक्शन बट होपफुली इन अ वेरियस वे। ईच वर्जन then submits its answer to voter or decider which decides the correct answer and returns the data result of the module. हर वर्जन एन वर्जन यूज हो रहे हैं, एन मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो हर मेथड, हर वर्जन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद अपना आंसर सबमिट करेगा और फिर ये चेक किया जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट है तो रिजल्ट मॉड्यूल को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। दिस सिस्टम कैन होपफुली ओवरकम द डिजाइन फॉल्ट्स प्रेजेंट इन मोस्ट सॉफ्टवेयर बाय रिलाइंग अपॉन द डिजाइन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। तो इसके जरिए जो है हम काफ़ी फॉल्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं। एन एसेंशियल डिस्टिंक्शन इन एन वर्जन सॉफ्टवेयर इज द फैक्ट दैट द system could include multiple types of hardware using numerous versions of the software. N version software can only be successful and successfully tolerate faults if the required design diversity is met. The dependence on appropriate specification in N version software and recovery blocks cannot be stressed enough. And the last one is N version software and recovery blocks. The differences between the recovery block technique and the N version technique are not too numerous but they are essential. दोनों टेक्निक्स अपनी अपनी जगह ठीक है, उनमें डिफरेंसेस भी हैं और वो मुख्तलिफ भी हैं कुछ लिहाज में एक दूसरे से, लेकिन इनके जो डिफरेंसेस हैं वो अगर ज़्यादा नहीं भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो ज़रूरी भी हैं। In traditional recovery blocks, each alternative would be executed serially until an acceptable solution is found as determined by the adjudicator. रिकवरी ब्लॉक में हमने ये पढ़ा कि जितनी भी सीरीज वाइज कंडीशंस दी हुई हैं उन सब को जो है पूरा करना है, और जब तक आउटपुट नहीं आ जाती या सोल्यूशन नहीं मिल जाता हमें उन्हें तरतीब से एग्जीक्यूट करते रहना है। The recovery block method has been extended to contain concurrent execution of the various alternatives. The N version techniques have always been designed to be implemented using N-way hardware concurrently. तो जबकि ऐसा N version टेक्निक में नहीं है, उसमें हमारे पास N मेथड्स हैं, N वेज हैं हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए। In a serial iteration system, the cost in time of trying multiple methods may be too expensive. जब आप रिकवरी ब्लॉक्स की तरह सीरीज वाइज में बार बार रिपीट करते जा रहे हैं वो कंडीशन को चेक करना, हर कंडीशन को, तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है, स्पेशली फॉर अ रियल टाइम सिस्टम। कन्वर्सली concurrent systems need the expense of n-way hardware and a communication network to connect them. जबकि अगर आप दूसरा एन वर्जन टेक्निक यूज करते हैं तो वहां पे आपके पास कंकरेंट सिस्टम्स हैं, उन तमाम सिस्टम्स के एक्सपेंस ऑब्वियसली आपको फिर बियर करने पड़ेंगे और उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। The recovery block technique requires that each module build a specific adjudicator. In the n version method a single decider may be used. जब n ये रिकवरी ब्लॉक में हमारे पास एक स्पेसिफिक एडजुडिकेटर बनाना हमें ज़रूरी है ताकि वो तमाम मॉड्यूल्स के लिए जो है काम कर सके, जबकि एन वर्जन मेथड में हम एक ही डिसाइडर से काम
कर सकते हैं। द रिकवरी ब्लॉक टेक्निक एज्यूमिंग दैट द प्रोग्रामर कैन क्रिएट अ सफिशिएंटली सिंपल एडजुडिकेटर विल क्रिएट अ सिस्टम विच इज चैलेंजिंग टू एंटर इनटू एन इनकरेक्ट स्टेट। तो रिकवरी ब्लॉक टेक्निक में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रोग्रामर जो है एक ऐसा सिंपल एडजुडिकेटर क्रिएट करेगा जिस जो कि सिस्टम बनाएगा और जो कि चैलेंजिंग है। अगर इनकरेक्ट स्टेट अगर हो गई तो ऐसे केस में जो है जो काम जो है वो एफिशिएंटली नहीं